ना होते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, ना होती मां सावित्रीबाई फूले, ना होती मां फातिमा शेख, तो कमजोर वर्ग के बच्चे ना पढ़ पाते, और ना पढ़ पाते तो शायद आज अपने हक अधिकारों को समझ ही नहीं पाते। आपको यह समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को देखे बिना उनको पढ़कर ही बाबा साहब अंबेडकर ने उनको अपना गुरु माना। यह एक बहुत बड़ी बात है। और उनके विचारों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया। हम एक बार को अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना उपहास बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का उपवास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विषय में अगर कोई एक शब्द भी बोल जाता है, एक शब्द भी, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, मैं हवाबाई बात नहीं कहता हूं, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। कोई बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को छू लेता है, उनके स्टैचू को नुकसान पहुंचाता है, उनकी तस्वीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कलेजे में ऐसा लगता है कि जैसे हम पे चाकू चल गया है, जैसे हम पे गोली चल गई है। बाबा साहब तो हमारे लिए उस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह का स्थान ग्रहण करे हुए जो मिटाए से मिट नहीं सकता। बाबा साहब तो ऐसे अमिट छाप हैं, जब तक हम रहेंगे और इस देश का इतिहास रहेगा, बाबा साहब अजर अमर रहेंगे। बाबा साहब को कोई नहीं बदल सकता। मैं इसका उदाहरण भी आपको बताता हूं। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की, तो हमारे लोगों ने 15 तारीख का एक आंदोलन कॉल कर दिया। और आंदोलन, हालांकि मैं उस आंदोलन का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा इस नालायक को हम लोग 1 लाख जूते मारने का काम करेंगे वहीं जाके ग्वालियर में, जिसने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया। और इस तरह का माहौल बना पूरे प्रदेश में कि सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा, तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके हिस्से में अपमान आया। और अंत प्रशासन ने आग्रह किया कि यह आंदोलन आप ना करो, हम आपकी शक्ति से वाकिफ हैं, इसने गलती की है, हम इसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। जब वक्ता के सामने शानदार ऑडियंस बैठी हो तो उसका उत्साह 4 गुना बढ़ जाता है। और मुझे आदत है कि जब मैं अपनी बात को रखता हूं तो आदमी चाहे सामने 20 हो या 2000 या 2 लाख, मैं कभी अपने लहजे में बदलाव नहीं करता। एक तरफ अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया, और पीटा भी ऐसे नहीं, जानवरों की तरह पीटा, जानवरों की तरह। जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको पीटते रहे। ऐसे लोगों को इंसान नहीं माना जा सकता जो किसी की जान लेने को अपनी ताकत समझते हो। और मैं उसको ताकतवर भी नहीं मानता जो किसी कमजोर पे जुल्म करता है। सबसे बड़ा अपमान मुझे ये महसूस हुआ कि पहली बार एक बुद्धिस्ट व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, और उनके ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया, ये जूता उनके ऊपर नहीं फेंका गया, ये पूरे हक वंचित समाज के मुंह पे तमाचा मारने के लिए जूता फेंका गया। ये एहसास कराने के लिए कि आप किसी भी कुर्सी पे बैठ जाओ, हम आपको उसी नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से भारत की सामाजिक व्यवस्था में हजारों साल हमने आपको रखा है। ये हमारे बहुत सारे नेताओं ने सरेंडर कर दिया है या पीछे के पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया है। उनकी निगाह आपकी तरफ है कि ये आदमी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, ये आदमी हमें कमजोर नहीं करेगा, ये आदमी हमें आगे करके और पीछे नहीं भाग जाए, क्योंकि आप जान की बाजी लगाते हो। भाई देखो, सीधी बात ये है, अगर इस देश में आंदोलन चलाना क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण आप समझिए। आंदोलन चलाया बाबा साहब अंबेडकर ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया फूले साहब ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया साहू जी महाराज ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया काशीराम साहब ने तो अधिकार मिले। और अगर आप ये समझते हो आपका जीवन खुशहाल हो गया, रोटी कपड़ा मकान और तमाम तरह के रोजगार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन आपको मिल गया है और अब आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आंदोलन मत चलाओ। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका 10% समाज ये भी पैरों पे खड़ा हो पाया है और 90% समाज अभी गड्ढे में है, तो फिर आपको पुनः आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आप नहीं आंदोलन चलाओगे तो आप ये समझ लो इस देश में सिर्फ आप ही नहीं है जो आंदोलन चला रहे हैं, आपके अधिकारों को कुचलने के लिए भी यहीं से एक मजबूत आंदोलन चल रहा है। जो राजनीतिक शक्ति हासिल करे बैठा, वो आंदोलन भी यहीं से चल रहा है जो आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। आप ये महसूस करके देखो,
वो सत्ता में है, फिर काम कर रहे हैं और हम कहीं भी नहीं है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि कोई मसीहा आके हमारी जिंदगी बदल दे। भाई मैं सोचता हूं बाबा साहब अंबेडकर आपको धम्म के जरिए सब कुछ कह के गए, पुनर्जन्म नहीं होगा, कोई मसीहा नहीं होगा, कोई इष्ट आके आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। फिर आपको क्या हो गया? जितना बड़ा समूह यहां बैठा, मैं गारंटी से चैलेंज से कहता हूं, अगर वो मेरी बात के साथ पहरे के साथ खड़ा हो जाए तो इस महाराष्ट्र में भी बाबा साहब अंबेडकर के सपने को हम लोग मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बैठिए बैठिए, जो लोग मंच पे बैठिए बैठिए, वो भी आपके जैसे सब लोग बैठे हैं। देखिए ये जो स्टेज पे सब लोग बैठिए, कोई खड़ा ना रहे, वरना मुझे फिर मुझे आग्रह करके नीचे उतरवाना पड़ेगा, तब ठीक नहीं रहेगा। ये जो सामने खड़े हैं चारों लोग, हटिए, सामने से हटिए। नागपुर की ये ऐतिहासिक धरती, जिसको दुनिया में सम्मान किया जाता है, और आज इस महान ऐतिहासिक धरती पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में विशाल प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और जैसा उपासक जी ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से मिलने आना है। ये उनकी डिमांड भी है और ये उनका निवेदन भी है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर ऐसा दिन चुनना कि दोनों काम हो जाए, मैं उनका निवेदन और डिमांड पे भी खरा उतर जाऊं और उस ऐतिहासिक दिन मैं धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में दीक्षा भूमि को नमन भी कर लूं। और सम्मानित साथियों, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आज हम लोग 69वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस इस रूप में मना रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह की बुराइयों से निकलने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म का मार्ग दिया था। और उस मार्ग पर चलकर हमने अपनी बहुत सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए और बहुत सारी कुरीतियों को त्यागने का जो साहस दिखाया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भेंट करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित प्रबुद्धजनों, आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें मुझे खुद से ही थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे कि मैं अपनी बात को आसानी से आपके सामने रख पाऊं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समय की कमी के कारण स्वागत नहीं कर पाए। मैं उनका स्वागत उन्हीं के यथास्थान से दिल से स्वीकार करता हूं। और एक लंबा समय आपको इंतजार करते भी हो गया है, तो देरी से आने के लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं कि हमें आने में देरी हुई। लेकिन प्रियजनों, ना देर से आने का कोई मन था और ना ही आपके स्वागत को रोकने का कोई मन था। मन में बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे सवाल और आपके जरिए उनके जवाब, इन बातों के साथ समय आगे बढ़ रहा है। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज,
गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, और यहां महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आप उनको महाराष्ट्र में महात्मा कहते हैं, हम लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण की जो नींव रखी है वो इसी महाराष्ट्र की धरती से, पुणे की धरती से रखी गई। ना होते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, ना होती मां सावित्रीबाई फूले, ना होती मां फातिमा शेख, तो कमजोर वर्ग के बच्चे ना पढ़ पाते, और ना पढ़ पाते तो शायद आज अपने हक अधिकारों को समझ ही नहीं पाते। आपको यह समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को देखे बिना, उनको पढ़कर ही बाबा साहब अंबेडकर ने उनको अपना गुरु माना। यह एक बहुत बड़ी बात, और उनके विचारों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाबा साहब का जन्म 91 में हुआ और फूले साहब 90 में हमारे बीच से चले गए। तो फूले साहब को बाबा साहब ने देखा नहीं, बस उनको पढ़ा और उनके विचारों को जानकर उनको एहसास हुआ कि अगर मैं किसी को गुरु मान सकता हूं तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। और संकल्प किया कि उनका एक भी अधूरा काम, उनका एक भी सपना मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि उनके सपनों को जीते जी पूरा कर जाऊं। फिर छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 1902 में, हम तो सिर्फ इस बात के साथ उनको जानते हैं, कहते हैं कि उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन सच ये सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था तो की थी, ये तो बात सच है, लेकिन सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मानवता और भाईचारे का जितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उसकी कोई दूसरी मिसाल दिखाई नहीं देती। आजकल तो कोई अधिकारी कर्मचारी हो जाता है तो जिनमें से निकल के आता है उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनसे हाथ छुड़ा लेता है। उन्होंने तो उस समय कामले साहब को चाय की दुकान खुलवाकर खुद उस पर बैठकर चाय पीकर इस तरह के भाईचारे का संदेश दिया था पूरे राज्य को कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और उन्होंने इसको सामाजिक न्याय के रूप में 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर हम सब लोगों के सामने रखा। और अपने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को आर्थिक मदद करके कि वो अपने जो हैं पत्रकारिता के कार्य को आगे बढ़ा सके, अपने जीते जी छात्रावास खोल के, अपने जीते जी स्कूल खोल के उन्होंने हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और एक सभा में यही महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का हाथ उठाकर भी सामने बैठे समाज को ये बताने का काम किया था कि आपका असली नेता कौन है, आपको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम छत्रपति साहू जी महाराज करके गए। और बाबा साहब अंबेडकर के सब के बारे में तो जितना कह दिया जाए वो कम। हम एक बार को अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना उपहास बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का उपवास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विषय में अगर कोई एक शब्द भी बोल जाता है, एक शब्द भी, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, मैं हवाबाई बात नहीं कहता हूं, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। कोई बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को छू लेता है, उनके स्टैचू को नुकसान पहुंचाता है, उनकी तस्वीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कलेजे में ऐसा लगता है कि जैसे हम पे चाकू चल गया, जैसे हम पे गोली चल गई है। बाबा साहब तो हमारे लिए उस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह का स्थान ग्रहण करे हुए जो मिटाए से मिट नहीं सकता। अभी हमारे सम्मानित गायक जो हैं वो कह रहे थे कि बाबा साहब को मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को नहीं, ना हमारे वजूद को, बाबा साहब तो ऐसे अमिट छाप हैं, जब तक हम रहेंगे और इस देश का इतिहास रहेगा बाबा साहब अजर अमर रहेंगे। बाबा साहब को कोई नहीं बदल सकता। मैं इसका उदाहरण भी आपको बताता हूं। अभी मध्य प्रदेश में
कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की, तो हमारे लोगों ने 15 तारीख का एक आंदोलन कॉल कर दिया। और आंदोलन, हालांकि मैं उस आंदोलन का समर्थक नहीं हूं क्योंकि मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूं, उन्होंने कहा इस नालायक को हम लोग 1 लाख जूते मारने का काम करेंगे वहीं जाके ग्वालियर में, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया। और इस तरह का माहौल बना पूरे प्रदेश में कि सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा, तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके हिस्से में अपमान आया और अंत प्रशासन ने आग्रह किया कि ये आंदोलन आप ना करो, हम आपकी शक्ति से वाकिफ हैं, इसने गलती की है, हम इसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। सम्मानित प्रबुद्धजनों, मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी जो महाराष्ट्र की जो टीम है उसमें जिन साथियों ने योगदान किया है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। गौरी प्रसाद उपासक जी, रुपेश भीमराव बागेश्वर जी, मनीष साठे जी, सत्यजीत सालवे जी, डॉक्टर मानसी पवार जी, रूपचंद टोपले जी, मनोज खेरे जी, सुल्तान फतेह अली शाह जी, रविंद्र आरू जी, कैलाश जायसवाल जी, एडवोकेट जुबैर मेमन साहब, किशोर मस्के साहब, नितिन नाग देवते जी, प्रमोद मेश्राम जी, दिगंबर सिंह पलटंकर जी, सिद्धार्थ टांकंकर जी, सिद्धार्थ देवरे जी, सुमित साबले जी, जितेंद्र निकांजे जी, अमोल आहेर जी, श्रीमती नेहा ताई जी, सुनील बांगड़े जी, डॉक्टर जेबी रामटके जी, दत्तराव धाड़े जी, शैलेश कामले जी, गुणवंत गिरडकर जी, प्रभाकर पारधे जी, आशीष नागराले जी, शिलानंद कामले जी और जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी दायित्व को निर्वहन किया है, मैं उन सभी जिला अध्यक्षों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इनसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मैं आपका। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। जब वक्ता के सामने शानदार ऑडियंस बैठी हो तो उसका उत्साह 4 गुना बढ़ जाता है। और मुझे आदत है कि जब मैं अपनी बात को रखता हूं तो आदमी चाहे सामने 20 हो या 2000 या 2 लाख, मैं कभी अपने लहजे में बदलाव नहीं करता। ये मैंने लहजे में बदलाव करना सीखा नहीं, संख्या से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी उपस्थिति गरिमाएं है और आप अपने अपने साधने संसाधनों से यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। मेरी हिम्मत बढ़ी, कम नहीं हुई, बढ़ी है, कई गुना बढ़ी। तो मैं यहाँ की टीम का पुनः धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको आप शायद महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर सक्रिय नहीं तो नहीं जानते होंगे। मान्यवर काशीराम साहब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनको मैं नेता मानता हूं क्योंकि हाशिए पे पड़े समाज को जिस तरह का भाईचारा उन्होंने बनाने का काम किया और महाराष्ट्र में जन्मे महापुरुषों को उत्तर भारत में ले जाके जो पहचान दिलाने का काम उन्होंने किया है। अगर काशीराम साहब ना होते तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी लोग भूल जाते। मैं आपको सच बता रहा हूं, उत्तर भारत में अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को कोई लेके गया है, साहू जी महाराज को कोई लेके गया है और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे कार्यवाह को जिसने पूरा करने के लिए अपना जीवन अर्पण किया, उन मान्यवर काशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूं। मैं उनको गुरु मानता हूं क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। संत राम बी ए प्रजापति जी, मामना राम सुब वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बरमाना लोधी जी, ये तमाम महापुरुष भी पिछले महापुरुषों से पढ़ के उनको जान के उनके रास्ते पे चले। जब आप मुझे सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं इतने सारे महापुरुषों के नाम लेता हूं कि बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि ये कौन साहब है, हम तो इनको जानते नहीं। तो जानना इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अब मैं मुख्य बात पे आता हूं। मैं वास्तविकता में आपको बधाई तो दे चुका हूं धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की, लेकिन मैं वास्तविकता में पीड़ा में हूं और मैं आज आपसे अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहता हूं। आप जानते हैं देश का माहौल अच्छा नहीं। एक तरफ अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया और पीटा भी ऐसे नहीं, जानवरों की तरह पीटा, जानवरों की तरह। जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको पीटते रहे। ऐसे लोगों को इंसान नहीं माना जा सकता जो किसी की जान लेने को अपनी ताकत समझते हो, और मैं उसको ताकतवर भी नहीं मानता जो किसी कमजोर पे जुल्म करता है।
ताकतवर वो होता है जो अपने बराबर के व्यक्ति के साथ मुकाबला करता है। और मैं विश्वास से कह रहा हूं, हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए नहीं किया कि किसी कमजोर को सताना है। हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए किया है कि अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करना है, और जो कमजोर है उसकी लाठी बनना है, उसकी आवाज बनना है, उसको ताकत देना है, उसके साथ खड़े होना है। प्यारे साथियों, एक हमारे एडीजी लेवल के अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब की जो राजधानी है, चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया। वाई पूरण कुमार जो आईजी लेवल के हमारे अधिकारी थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनकी पत्नी आईएएस है, और बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि पिछले 6-7 दिन हो गए उन्होंने, उनके परिवार ने अभी तक उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया है। उनकी पत्नी ने मना कर दिया है कि जब तक, जिनकी वजह से मेरे पति ने ये कदम उठाया, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, उनको उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। और वो पार्थिव शरीर मोर्चरी में सड़ रहा है न्याय के लिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, वो आईपीएस कैडर के थे, लेकिन वो एक लंबी सेवा करके आईजी लेवल के अधिकारी हो गए थे। एक आईजी लेवल का अधिकारी जिसकी पत्नी, खुद की पत्नी आईएएस हो, सर्वोच्च सेवा का हिस्सा हो, उसी प्रदेश के सीनियर कैडर की मेंबर हो, उनके साले पत्नी के भाई विधायक हो, उनकी पत्नी के भाई की बहन कमिश्नर हो, जब इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम गरीब व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न हम सब लोगों के सामने है। और सबसे बड़ा अपमान मुझे ये महसूस हुआ कि पहली बार एक बुद्धिस्ट व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, और उनके ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया, ये जूता उनके ऊपर नहीं फेंका गया, ये पूरे हक वंचित समाज के मुंह पे तमाचा मारने के लिए जूता फेंका गया। ये एहसास कराने के लिए कि आप किसी भी कुर्सी पे बैठ जाओ, हम आपको उसी नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से भारत की सामाजिक व्यवस्था में हजारों साल हमने आपको रखा है। ये बहुत बड़ा तकलीफ दे वो है। मेरी आदत है कि मैं सिपाही हूं, लड़ता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज हालत ऐसी है कि मुझे इस लेवल के अधिकारियों की, इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों की लड़ाई लड़नी पड़ रही, जबकि ये लड़ाई मैंने शुरू की थी उन गरीबों के लिए जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने मूक नायक का नाम दिया, कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें संगठन बनाना है। लेकिन आज आप स्थिति देखो, जैसे जैसे आजादी के बाद देश को प्रोग्रेस करना चाहता, संवैधानिक मूल्य को अपनाना था, संवैधानिक मूल्यों को अपनाने की बजाय इस देश में एक बड़ी शक्ति इस बात के साथ लगी है कि पुनः मनुस्मृति का माहौल बने, पुनः मनुस्मृति का राजकाज आए, और भारतीय संविधान के आधार पर जो सामाजिक न्याय, सामाजिक भाईचारा और समता समानता का राज व्यवस्था चल रही है, ये राज व्यवस्था खत्म हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए उस व्यक्ति को माफ कर दिया, लेकिन माफ करना ठीक है, लेकिन इस देश की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी बैठती थी कि चलिए उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जिसने जो अपराध किया उस पर मुकदमा दर्ज करके उतनी कार्रवाई करते कि उस आदमी को सबक मिलता। क्योंकि अगले दिन मैंने देखा कि वो आदमी बैठ के ये कह रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर उसको सबक सिखा दिया जाता तो उसको पता लग जाता उसने गलत किया है, सही किया। प्यारे साथियों, महाराष्ट्र मैं 1 जनवरी को आता हूं, इस बार मैं अक्टूबर में आ गया। जब मैं महाराष्ट्र आता हूं तो जब मैं चलता हूं उत्तर प्रदेश से दिल्ली के रास्ते, तो मैं बढ़िया मजबूत जैकेट पहन के प्लेन में बैठता हूं, लेकिन जैसे ही मैं वो प्लेन यहां उतरता है पुणे में या मुंबई में, तो वो जैकेट मुझे उठा के रखनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि वहां से यहां की दूरी में तापमान बदल जाता है, लेकिन समस्या नहीं बदलती। जो समस्या वहां है वही समस्या यहां है। यहां भी हमारे लोग, अभी मैं कर्मचारियों की मीटिंग में गया था, बड़े बड़े लेवल के अधिकारी कर्मचारी थे,
उनकी मीटिंग में गया था तो वो भी मुझसे समस्या 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 ही बता रहे थे। मेरी आवाज आ रही है ना? तो वो भी मुझसे कह रहे थे ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या। मैं ये सोच रहा था कि ये सब लोग वो हैं जो हजारों लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, इन पे भी समस्या है, और जिस गांव देहात में मैं जाता हूं वहां भी समस्या है, तो खुशहाल लोग कहां हैं? तो खुशहाल लोग वहीं होते हैं जहां बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की। जहां राजनीतिक शक्ति होती है वहीं खुशहाली होती है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। जिनके हाथ में कलम की ताकत है वही बदलाव कर सकते हैं, वही बदलाव की रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं, वही पॉलिसी बना के लोगों को लाभ दे सकते हैं। तो यहां ये लगता है कि यहां बहुत लोग पीछे। महाराष्ट्र में मैं आता हूं, सांस्कृतिक मूवमेंट बहुत जो शानदार है, दिल खुश हो जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में सांस्कृतिक मूवमेंट के बीज दिखाई देते हैं। मैं जब पुणे जाता था तो कई कई दिन महिलाएं चल के वहां पहुंचती थी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को उनके जो है जन्मदिन पे वहां फूल पुष्प चढ़ाने के लिए। जब मैं 14 अक्टूबर का कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे दिखता है लाखों लोग, 4-5 लाख लोग जो हैं वो आ रहे हैं पुष्प चढ़ाने के लिए, दीक्षा भूमि को नमन करने के लिए, चैत्य भूमि के कार्यक्रम को नमन करने के लिए लोग जाते हैं। फिर मैं 14 अप्रैल का कार्यक्रम देखता हूं तो जगह जगह पे चौराहों पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होता है, आयोजन होते हैं, रंग लगता है, फूल होते हैं, तमाम मिठाई बांटे, सब कुछ होता है। और जब मैं भीमा कोरे गांव जाता हूं तो देखता हूं पूरा पुणे शहर जो है वो नीले रंग में हो गया है, चारों तरफ स्टेज लगते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, नाच गाने होते हैं। मैं अपने मन में सोचता हूं, हालांकि मुझे नहीं पता ये बात मेरी आपको अच्छी लगेगी, तो मैं समझता हूं कि भाई अब इनका मिशन पूरा हो गया है, क्योंकि इनका मिशन तो आज का यही था कि नाच गाना करके, बढ़िया डीजे बजा के, बढ़िया भोजन वो करके, बढ़िया जो है फूल बरसा के, बढ़िया रंग लगा के हमें ये भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस मनाना है। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपका अपना हूं, आपका खून हूं, आपका भाई हूं, क्या एक दिन 14 अप्रैल मना के, 6 दिसंबर पे एक दिन दुख प्रकट करके, 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस का हिस्सा बनकर, 1 जनवरी को सूर्य दिवस का हिस्सा बनकर, क्या हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं? जोर से बताइए, हो सकती है? तो मैं जब सांस्कृतिक मूवमेंट देखता हूं मेरा बड़ा दिल खुश होता है। जब मैं धार्मिक मूवमेंट देखता हूं, या उधर येवला जाते हैं जहां बाबा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो मैं वहां भी जाता हूं, वहां भी बड़ी संख्या में लोग देखता हूं। लेकिन राजनीतिक मूवमेंट हमारी कहां है? राजनीतिक शक्ति हमारे पास कितनी है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि महापुरुषों की 2-4 बातें आपने मानी, बाकी बातों को छोड़ दिया। पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। देखो एक बात आप जानो, ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश का आधार यह है कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। यानी कि जहां बहुमत होगा वहीं शासन होगा, और जिनका बहुमत होगा वो पॉलिसी बना के उनके जो लोग हैं उनको आगे लाने का, प्रदेश को, देश को आगे लाने का काम करेंगे। ठीक है? आप ये महसूस करो, जो महाराष्ट्र पूरे देश को रास्ता दिखाता है, जिस महाराष्ट्र ने अन्याय, अत्याचार, भेदभाव के खिलाफ सैकड़ों सालों से जंग लड़ी है, जंग, और जंग लड़के उसकी जड़ों को कमजोर करने का काम किया, उनको घुटनों पे लाने का काम किया है, उस महाराष्ट्र में हमारी राजनीतिक शक्ति कमजोर क्यों है? मैं तो आता नहीं, बचता था। अब मुझे उपासक जी ने मुझसे आग्रह किया कि आप आओ। मैं इनको कहता था कि महाराष्ट्र के लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं, तो वो अपने आप उनको निर्णय लेने दो। लेकिन अब इन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे नेताओं ने सरेंडर कर दिया है या पीछे के पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया है। उनकी निगाह आपकी तरफ है कि ये आदमी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, ये आदमी हमें कमजोर नहीं करेगा, ये आदमी हमें आगे करके और पीछे नहीं भाग जाए, क्योंकि आप जान की बाजी लगाते हो। और हरियाणा, ये इसके महाराष्ट्र के लोग बड़े डैशिंग हैं, वो आपको बड़ा पसंद करते हैं कि ये आदमी हमारे लिए कुछ कर सकता है। और आप ये भी जानते हो, मैं तो ये सोचता हूं कि मेरे भोले समाज के हाल क्या है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंदोलन चला के लोगों को वोट के लिए तैयार करना है।
पहले जब राजतंत्र था तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती थी, भाले चलते थे। भीमा कोरेगांव का भी युद्ध हुआ था ना, कितने लोगों की जान गई है। तमाम पर वो होते थे, तोपें चलती थी, गोलियां चलती थी, तलवारें चलती, चाकू चलते थे, हाथी पे, ऊंट पे, घोड़ों पे युद्ध होते थे, हजारों हजारों लोग मर जाते थे, तब राजकाज बदलता था। लेकिन धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, अंतिम व्यक्ति को भी जो बालिग है वोटिंग राइट दिला के हमारी उंगली में इतनी शक्ति दे दी कि जिसे चाहो कुर्सी पे बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पे पटक दो। लेकिन मैं बाबा साहब को तो धन्यवाद करूंगा, लेकिन आपको साधुवाद के अलावा और कर ही क्या सकता हूं कि उन्होंने तो इतनी ताकत दे दी, लेकिन आप तो ना कुर्सी पे बैठ पा रहे, ना किसी को पटक पा रहे हो। जो लोग आपके आंदोलन को खत्म कर देना चाहते हैं, जो लोग आपके संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, जो लोग आपके अधिकारों को लूट लेना चाहते हैं, वो कुर्सी पे बैठे और आप लोग बैठ के तमाशा देख रहे हो। बड़ी चिंता की बात है। जब इतना जागरूकता है सामाजिक मूवमेंट की, इतनी जागरूकता है सांस्कृतिक मूवमेंट की, इतनी जागरूकता है धार्मिक मूवमेंट की, तो फिर राजनीतिक मूवमेंट की जागरूकता में कमी क्यों? उसका कारण क्या है? देखो, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, समय बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। एक बाबा साहब आए, अपना पूरा जीवन संघर्ष करके चले गए, दोबारा हम सब मिलके बाबा साहब को वापस नहीं ला सकते। हमारे उधर एक मान्यवर साहब काशीराम आए, नौकरी छोड़ी, यहीं महाराष्ट्र में नौकरी करते थे, बीज उनमें भी यहीं से लगे हैं। आप समझे नहीं समझे? बीज उनमें भी पुणे से लगे हैं, और उन्होंने भी अपनी जीवन का पूरा जो है जीवन लगा दिया, अपनी सारी खुशियां सब लगा दी दांव पे, लेकिन उनको भी हम वापस नहीं ला सकते। और साहू जी महाराज को और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को तो ला ही नहीं सकते हैं। तो भाई आप ये बताओ, अगर आप लोग ये पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी जो सब चीजों को समझती है, ये नहीं काम करेगी तो कौन काम करेगा? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित इस बात के साथ करूंगा, अगर बाबा साहब भी हार के बैठ जाते, भाई उनको हराने का, उनको तोड़ने का, उनको रोकने का प्रयास में कोई कमी हुई है क्या? कितने अपमान के घूंट पिए, 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। जब वो अपने 4 बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, क्या हम अपने घरों में एक बच्चा ऐसा नहीं पैदा कर सकते जिसका काम सिर्फ आंदोलन के लिए हो, जिसका जीवन सिर्फ आंदोलन के लिए हो? क्या बाबा साहब के बच्चे बच्चे नहीं थे? जब बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें यहां लाके खड़ा कर दिया, तो क्या आज हमें इतनी शक्ति क्यों कम होगी कि हम एक बच्चे को इस मूवमेंट के लिए समर्पित नहीं कर सकते हैं? भाई देखो, सीधी बात यह है, अगर इस देश में आंदोलन चलाना क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण आप समझिए। आंदोलन चलाया बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया फूले साहब ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया साहू जी महाराज ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया काशीराम साहब ने तो अधिकार मिले। और अगर आप ये समझते हो आपका जीवन खुशहाल हो गया, रोटी कपड़ा मकान और तमाम तरह के रोजगार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन आपको मिल गया है और अब आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आंदोलन मत चलाओ। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका 10% समाज अभी पैरों पे खड़ा हो पाया है और 90% समाज अभी गड्ढे में है, तो फिर आपको पुनः आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आप नहीं आंदोलन चलाओगे तो आप ये समझ लो, इस देश में सिर्फ आप ही नहीं है जो आंदोलन चला रहे हैं, आपके अधिकारों को कुचलने के लिए भी यहीं से एक मजबूत आंदोलन चल रहा है। जो राजनीतिक शक्ति हासिल करे बैठा, वो आंदोलन भी यहीं से चल रहा है जो आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। आप ये समझिए, बहुत मजबूत स्पीड से एक हवा इधर से चल रही और बीच में आप हैं। अगर आप उस हवा को रोकने के लिए अपने लिए इंतजाम नहीं करोगे तो ये हवा क्या करेगी? ले जाएगी ना उड़ा के। अगर अपने लिए रोकथाम नहीं करोगे तो आंदोलन क्या काम करता है? आंदोलन रोकथाम का काम करता है, आंदोलन शक्ति का काम करता है, आंदोलन आपका संरक्षण करता है, आंदोलन आपका सुरक्षा कवच बनता है। इसी आंदोलन की देन है कि 2024 के चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री जी को संविधान के आगे माथा पार्लियामेंट में टेकना पड़ा और संविधान को की जय जयकार करनी पड़ी। आंदोलन की देन। वरना आप जानते हैं कि रोज यहां किसी ना किसी धार्मिक मंच पर इस संविधान को खत्म करने की, आरक्षण रूपी जो हथियार आपको मिला उसको खत्म करने की रोज बड़े बड़े कस्में संकल्प खाए जाते हैं। कौन है ये लोग? किस विचार के लोग हैं? किस दल के लोग हैं? कहां से संचालित होते हैं? कौन इनको फंड करता है? कौन इनको संरक्षण देता है? कौन मुसीबत आने पे इनकी ताकत बनता है? आप और मैं सब जानते हैं
कि इनको सारी ताकत नागपुर से मिलती है, भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, आरएसएस से मिलती है, इनके जितने संगठन, इनको सारी शक्ति यहीं से मिलती है। आप ये महसूस करके देखो, वो सत्ता में है फिर काम कर रहे हैं और हम कहीं भी नहीं है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि कोई मसीहा आके हमारी जिंदगी बदल दे। भाई मैं सोचता हूं बाबा साहब अंबेडकर आपको धम्म के जरिए सब कुछ कह के गए, पुनर्जन्म नहीं होगा, कोई मसीहा नहीं होगा, कोई इष्ट आके आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, फिर आपको क्या हो गया? जितना बड़ा समूह यहां बैठा, मैं गारंटी से चैलेंज से कहता हूं, अगर वो मेरी बात के साथ, पहरे के साथ खड़ा हो जाए तो इस महाराष्ट्र में भी बाबा साहब अंबेडकर के सपने को हम लोग मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो जितने नेता पुराने हुए हैं और अभी वर्तमान में, तो उनमें सबसे छोटा हूं। बताओ छोटा हूं या नहीं हूं? वो मुझे कुछ भी कहते रहे, किसी भी शब्दों का प्रयोग करते, मैं तो अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? आप जानते हैं मैं बोलना नहीं जानता क्या? ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं देता हूं कि लोग हंसेंगे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिनको दुश्मन से लड़ना चाहिए ये आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे पे छिटा कर। मैं तो इसलिए सबकी बातें सुन लेता हूं, कोई कुछ बात कह देता है, कोई कुछ बात कह देता है। दुश्मन से तो लड़ लूं, अपनों से क्या लड़ूं? उनकी कोई जरूरी हो सकती है, कुछ कोई मजबूरी हो सकती है मुझे बुरा भला कहना, लेकिन ये कटु सत्य है कि मैंने महाराष्ट्र के मेरे परिवार के लोगों, मैंने गोली खाई और एक नहीं 4-4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई। अगर महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज मेरी फोटो जैसे वहां लगी है ना, वो देखो, अभी मैं उसको देख रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था कि ऐसे कहीं किसी कोने में मेरी फोटो लगी होती और आप ये कहा करते कि भाई देखो, चाहे कितने दिन जिया लेकिन था हमारा भाई बहादुर। अगर 10-20 साल और जी जाता तो पता नहीं क्या कर देता। समझते हो? ये आप कहा करते, क्योंकि ये जीवन, बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य किसी के हाथ में नहीं है। ये जीवन आपके मेरे हाथ में नहीं, मृत्यु जब आएगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर रोने के चिल्लाने से काम नहीं चल सकता। और मैं आपको वचन देख कहता हूं, मृत्यु का रूप कोई भी हो और कहीं भी हो, जब मृत्यु आएगी तो निराशा और दुख आपके भाई के चेहरे पे नहीं होगा। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन लड़ाई मृत्यु से नहीं है, लड़ाई है आपसे कि आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये इतना छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है? लूटे पिटे, गिरे पड़े, सताए गए, गिराए गए, शोषित पीड़ित वर्ग में भाईचारा पैदा करना है। इतना तो हम इतना पढ़ के इतना बोलना समझाना जान ही गए हैं कि एक आदमी को हर एक दिन बैठ के 15-20 मिनट में सच्चाई के, झूठ पे नहीं, सच्चाई के रास्ते पे ला सकता है, सच्ची बात समझा सकता है। समझा सकता है, समझा सकता है? बताओ, समझा सकता है, समझा सकता है? एक आदमी को रोज तैयार करे और उससे कहे कि एक आदमी को तैयार करो, मैं लिख के देता हूं अगले 1 साल में घर घर में महाराष्ट्र में मूवमेंट होगी, आप मुझसे लिखवा लो। और मूवमेंट ऐसी नहीं होगी जो बिखरी हुई हो कि 2 इधर को चल रहे हैं, 2 इधर को चल रहे हैं, 2 इधर को चल, ऐसी मूवमेंट होगी जो कंसोलिडेट होगी, एकजुट होगी। और जब तक हमारी मूवमेंट एकजुट नहीं होगी तब तक शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता है। आप जिस भी तरह का परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, रोजगार के आधार पे, जिस भी तरह की पॉलिसी चाहते हैं वो शक्ति से बनेगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति सत्ता में है, जब तक आप सत्ता में नहीं होंगे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं महाराष्ट्र के भाइयों, जब दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखना होता है तो मैं पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठाने का काम करता हूं। जब दीक्षा भूमि पर अवैध पार्किंग बना के आप लोग यहां आंदोलन करते हो तो आपकी मांग को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता हूं। जब भी महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे आवाज दी, चाहे परभनी का मामला हो, सोमनाथ का, याद है नहीं याद है आपको? भाई सोमनाथ के मामले को मैंने पार्लियामेंट में भी उठाने का काम किया और उसके घर परिवार के पास जाकर अधिकारियों से वहां लोहा लेने का भी काम किया, उनको बताने का काम किया कि अगर सोमनाथ के साथ अन्याय होगा या सोमनाथ के परिवार को डराया जाएगा तो पूरे भारत के लोग खड़े होकर इसके खिलाफ आंदोलन करें। जब जहां मेरी आवश्यकता आपको पड़ी, चाहे बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा हो, 70 साल का इतिहास है पार्लियामेंट में, किसी व्यक्ति ने जो अपने आप को बहुत बड़ा अंबेडकरवादी कहता हो या पुराने नेता, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बोध गया मुक्ति आंदोलन की बात पार्लियामेंट से कर सके और सरकार से जवाब मांग सके कि बोध गया में जो हमारा पावन तीर्थ स्थल है उसको बौद्धिस्टों को सौंपना चाहिए। इसकी डिमांड भी अगर पार्लियामेंट में किसने उठाई तो आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने उठाई, डंके की चोट पे उठाई।
एक ही तो जीवन है, मैं सोचता हूं एक ही जीवन है, चाहे डर के जी लो चाहे लड़के जी लो, चाहे घुटने टेक के समझौता कर लो, चाहे सामने से आंख मिला के लड़ लो। और मेरा नाम चंद्रशेखर है। इतिहास भारत का कहता है कि चंद्रशेखर आजाद ने कभी घुटने नहीं टेके। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आज आपसे यहां अपील करने के लिए आया। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, सब अच्छे हैं, सब मुझसे बड़े हैं, सब समझदार हैं, सबका राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, एक मौका आप चंद्रशेखर आजाद को दो। अगर एक मौका आपने चंद्रशेखर आजाद को दिया तो मैं आपको लिख के देता हूं कि वो एक एक आदमी, एक एक चंद्रशेखर आजाद हर गांव तक हम लोग तैयार करने का काम करेंगे, जो जिसके लिए महापुरुषों का आंदोलन पहले होगा और अपना निजी जीवन बाद में होगा। वो अपने महापुरुषों के आंदोलन के लिए अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर देगा, लेकिन आपसे धोखा नहीं करेगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। आप महसूस करो, मेरे प्रियजनों, महसूस करो। बाबा साहब ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेगा। गुलाम सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा है, किस तरह सरकारी नौकरी जा रही है, किस तरह महंगाई बढ़ रही है, किस तरह निजीकरण हो रहा है, किस तरह जो है संविधान में प्रदत्त अधिकारों को, धार्मिक आस्था के अधिकारों को कुचला जा रहा है। आज तो अगर कोई जो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी वो ले लेता है, उस पर मुकदमा हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता है? हुआ ही नहीं हुआ, देश की राजधानी में हुआ ही नहीं हुआ। तो आप महसूस करके देखो कि क्या स्थिति बन गई है। मुस्लिम समाज के लोग हमारे बैठे हैं। जब एनआरसी का मामला आया तो चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। सब नेता जिनको आपने वोट देके, जिनको जो खुद को सेकुलर कहते हैं, वो सब घर में सर्दी का समय था, पड़ के सो रहे थे, और वहां जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा था, जेल काट रहा था चंद्रशेखर आजाद। जब एनआरसी का मामला हुआ, जब यहां कोल्हापुर में मस्जिद तोड़ी गई, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग थे जो वहीं कोल्हापुर जाके, जिन लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ, उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे थे, उनके साथ खड़े होते, कह रहे थे कि अपने आप को अकेला मत समझना, हम संविधानवादी लोग हैं, हम नहीं कमजोरों के साथ खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा। कोई ऐसा मामला नहीं है देश भर में, चाहे कहीं मॉब लिंचिंग हो, चाहे बरेली का मामला हो, चाहे रामपुर का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, कोई एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें मुस्लिम भाइयों के तरफ, सिख भाइयों के साथ, क्रिश्चियन भाइयों के साथ, बुद्धिस्ट भाइयों के साथ अन्याय हुआ और हम लोगों ने उनकी आवाज बनने का काम ना किया। कोई ऐसा मामला नहीं। सब लोगों की आवाज, किसान भाइयों की आवाज, कर्मचारियों की आवाज, हर मामले में हम लोग खड़े हो गए। आपके यहाँ कितने कर्मचारी होंगे बहुत सारे बैंकों से जुड़े हुए? मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, एक बार उनसे पूछ के देखना, जो लोग विभिन्न एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बैंकों में जुड़े हैं, हम पार्लियामेंट्री कमेटी में, वेलफेयर में, SC/ST वेलफेयर में हम जाते हैं मीटिंग में। आप उन कर्मचारियों से पूछ के देखना कि जब चंद्रशेखर आके अपनी बात रखता है तो उनके सीने चौड़े होते नहीं होते। आप पूछ के देखना, वो आपको बताएंगे। ना बताए तो जो आप कहोगे वो सजा हम लोग को कबूल कर लेंगे। अगर कोई और आया हो मीटिंगों में, वो बता सकता है कि जिस समय चंद्रशेखर का नंबर आता है तो बड़े से बड़े अधिकारी बगले झांकने लगते हैं, कोई इधर की तरफ को भागता है, कोई इधर की तरफ को भागता है, कोई गर्दन नीचे करता है, और कोई सर सॉरी सर पे उतर आता है। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब सवाल पूछता है तो फिर सवाल का जवाब देना आसान नहीं होता, फिर आप गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं है, सब जानते हैं। कितने बैंकों का मामला हो, कितनी यूनिवर्सिटियों का मामला हो, और मैं गया हूं पार्लियामेंट्री कमेटी के टूर में, मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं। मैं गया हूं झारखंड में, झारखंड की मीटिंग में गया हूं, मैं तेलंगाना की मीटिंग में गया हूं, मैं केरला की मीटिंग में गया हूं, मैं हिमाचल की मीटिंग में गया हूं, हरियाणा की में गया हूं, चंडीगढ़ की मीटिंग में गया हूं। आप पूछ के देखना, आपका कोई अधिकारी, रिश्तेदार, दोस्त हो, आप पूछ के देखना। मैं अभी रायपुर गया था, पूछ के देखना कि जब चंद्रशेखर अपनी बात रखता है तो फिर गलत करने वालों के चेहरों पे पसीने कैसे आते हैं, आप पूछ के देखना। मैं लोकसभा का जब तक मेंबर रहूंगा, आपकी आवाज को पार्लियामेंट में कोई दबा नहीं सकता। मेरी बात को आप याद रखना। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आपने एक चंद्रशेखर तैयार किया, इधर को या इधर को, किधर आगे बढ़ना बताओ। जिधर आप कहोगे उधर ही बढ़ जाएंगे हमारे भाई। आप कहोगे इधर को बढ़ना, इधर बढ़ेंगे। आप कहोगे इधर को तो इधर को, आप कहोगे इधर को इधर को। मैं सच कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करना। आपने एक चंद्रशेखर तैयार किया,
तो पार्लियामेंट में आपके हर विषय को उठाने का काम करते हैं। पार्लियामेंट में हर एक विषय को आपकी लड़ाई को, स्कॉलरशिप के मामले को उत्तराखंड के आप पूछ के देख लेना, स्कॉलरशिप जारी नहीं करी थी सरकार, हलक में हाथ देकर स्कॉलरशिप बच्चों की जारी करवाने का काम किया, पता करवा के देख लेना। कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए हम लोग आवाज नहीं उठाते। लेकिन आप सोचो, अगर इस देश में मेरे रहते 10-20 चंद्रशेखर आपने तैयार कर दिए तो क्या होगा? क्या होगा? लेकिन वो चंद्रशेखर को खुद मरने मिटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर चंद्रशेखर वो अपने बारे में सोचेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। समझे नहीं समझे? तो वो चंद्रशेखर आपके बीच में बैठे हैं, इस मंच पे बैठे हैं, आपके पीछे बैठे हैं, कहीं कोने में खड़े होंगे, कहीं आज किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। वो चंद्रशेखर आपसे दूर नहीं है। हो सकता है वो चंद्रशेखर किसी बड़े नेता का बेटा ना हो, किसी बड़े अधिकारी का बेटा ना हो। अगर नेता और अधिकारियों की समझ में आता, ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उनको ही समझ में आता तो कोई गरीब का बेटा आगे नहीं निकल के आ पाता। तो बाबा साहब अंबेडकर तो इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने काहे कोई आंदोलन चलाया? काशीराम साहब तो क्लास 1 के अधिकारी थे, उन्होंने ये आंदोलन क्यों चलाया? आप समझो, ये महाराष्ट्र तो जननी है आंदोलन की। यहां तो कितने ऐसे नाम हैं, अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा संत तुकाराम से लेके तो शाम हो जाएगी। संतोजी लाड़े, कितने नाम हैं अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा। अन्ना भाऊ साठे, जिन्होंने अपनी कलम से, अपने विचारों से जो है समाज को हिला के रख दिया, समाज में शक्ति प्रदान की। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप ये सोचो, जो बात मैं अब आपसे कह रहा हूं, इस देश में, या मैं उस प्रदेश की बात कर लेता हूं, मैं बार बार आता हूं तो मेरे सामने एक बात आती है कि भैया जहां हमारी बस्ती थी वहां मॉल बना रहे हैं, वहां से मेट्रो की लाइन निकाल रहे हैं, हमें उजाड़ रहे हैं भैया, हमारे घर को छीन के छोटे से कमरे में हमें बंद कर रहे हैं। ये शक्ति कहां से आई सरकार के पास कि आपको उजाड़ दे, आपका घर छीन ले, आपकी धार्मिक आजादी छीन ले, आपका धन छीन ले? कहां से आई? ये जनता ने वोट से उनको दी। मैं जो बात कह रहा हूं उस पर गौर करो। बिजली के दाम कौन तय करता है भाइयों? कौन तय करता है जरा बताओ? पानी के दाम कौन तय करता है? इंडस्ट्रियल एरिया कहां लगेगा कौन तय करता है? किसको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? आरक्षण का पालन होगा नहीं होगा कौन तय करता है? कहां स्कूल खुलेंगे, कहां कॉलेज खुलेंगे, कहां यूनिवर्सिटी बनेगी कौन तय करता है? कहां मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, उनमें कितनी सीटें कौन तय करता है? कहां उद्योग धंधे लगेंगे, किनको रोजगार मिलेगा, बिजली के दाम, पानी के दाम, किसानों की फसलों के दाम, महिलाओं को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, ये कौन तय करता है? हम क्या हैं? और अगर हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि उनका राजकाज में हिस्सा है तो वो कर रहे हैं। लेकिन ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बना के आपके हाथ में दे दिया था कि अपना राजकाज बना लो और पॉलिसी बनाओ अपनी तरक्की के लिए। कौन से कौन से मद में कितना पैसा खर्च होगा, क्या बजट होगा। मेरे यहाँ का, मैं यूपी का बजट बताता हूँ, 8,08,736 करोड़ रुपए। मैं अपने नेताओं को कहता हूं कि तुम 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए की तरफ मत देखो, नजर करो 8,08,736 करोड़ रुपए की तरफ। जिस दिन इसके ऊपर कलम हमारी चलेगी, वित्त मंत्रालय जिस दिन हमारे हाथ में होगा, तब आप देखना कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। और ऐसा सिस्टम बनाएंगे, आज आपको कह रहा हूं महाराष्ट्र के मेरे परिवार के लोगों, ऐसा सिस्टम बनाएंगे मेरी बहनों कि महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे, सम्मान का जीवन देंगे महिलाओं को रोजगार देके। और महिला कितना भी पढ़ना चाहती हो, उसकी पढ़ाई के बीच में पैसा बीच में नहीं आएगा। वो कोई भी कहीं कोई भी पढ़ाई करे, किसी भी जो है विषय की पढ़ाई करे, उसको मुफ्त पढ़ाई कराने का काम करेंगे। एजुकेशन इतनी सस्ती करेंगे। और सबसे बड़ा काम ये करेंगे कि बदलाव कैसे होता है, जब उससे नेताओं का, इस देश में नेताओं की बड़ी इज्जत है, अधिकारियों की बड़ी इज्जत है। जब अधिकारियों का, पॉलिसी बनाने वालों का और पॉलिसी लागू कराने वालों का हित जुड़ जाता है ना, उस जगह को देखना आप सरकारी गेस्ट हाउस जाके देखना, आप सचिवालय को जाके देखना, आप विधानसभा को देखना। जब उनके हित कहीं जुड़ जाते हैं तो वहां आप देखना वहां का माहौल क्या होता है।
इसलिए आपको कह रहा हूं कि एजुकेशन पॉलिसी शानदार बनेगी कि जहां जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, उसी सरकारी स्कूल में डीएम का, एसएसपी का, सांसद का, विधायक का, मंत्री का बच्चा पढ़ेगा। आप देखना ऐसी शानदार एजुकेशन होगी। मैं नहीं कहता कि 2000 रुपए देंगे, 4000। मैं एक ही बात कहता हूं, वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे कि 2000 रुपए मिला ना मिले, लेकिन पढ़ लिख के आपका बच्चा 50,000 रुपए कमा के आपके आंखों के आंसू पूछने का काम करेगा, आपको मुख्य धारा में लाने का काम करेगा। ऐसी हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे। मेरे पिता ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, मेरे आज भी याद है। 11 जनवरी 2013 को मेरे जेब में पैसे नहीं थे, कोई नेता मेरा जानने वाला नहीं था, मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया। मैंने उस दिन प्रण लिया था, उस दिन संकल्प कर लिया था कि इतनी ताकत बनानी है कि किसी के पिता की, किसी के भाई की, किसी की बहन, किसी पत्नी के बच्चों की जान पैसे कमी के कारण ना जाए। ऐसी हेल्थ पॉलिसी बनानी। इसलिए हेल्थ पॉलिसी तभी मजबूत होगी जब उसी हॉस्पिटल में डीएम का, एसएसपी का इलाज होगा, उसी हॉस्पिटल में जहां मंत्री, विधायक, सांसद का और मुख्यमंत्री का इलाज होगा, जहां किसान और गरीबों के बच्चों का इलाज होता है। आप देखना क्या शानदार पॉलिसी बनेगी, आप देखना। क्योंकि जब मंत्री जी का इलाज वहां होगा, जिलाधिकारी का इलाज वहां होगा, एसएसपी का इलाज वहां होगा, तो फिर वहां डॉक्टर भी होगा, दवाई भी वहीं से मिलेगी, टेस्ट भी सारे वहीं होंगे, सुविधाएं भी होंगी, साफ सफाई भी होगी और किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आज कानून व्यवस्था क्या है? आज कानून व्यवस्था यह है कि आप कितना बड़ा अपराध कर दो, आप खुलेआम घूमोगे और गरीब आदमी निर्दोष होते जेल चला जाएगा, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो जिसको चाहे फंसा दे। तो कानून व्यवस्था इतनी शानदार करनी है, जैसे पेरियार साहब कहते थे कि महिलाएं कुछ किलोमीटर तक भी रात के अंधेरे में अकेली घुमाएं और सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। जब तक ऐसी कानून व्यवस्था नहीं होगी तब तक उस कानून व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जा सकता। तो ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी, किसी गरीब की जमीन और उसकी बेटी या उसके परिवार सम्मान की तरफ आंख उठा के देख ले। ये लागू करेंगे, ये संकल्प हमने अपने दिल में किया है। और सपने देखना सीखो, सपने नहीं देखोगे तो पूरे कैसे करोगे। मैं नौजवानों से कहूंगा जो पढ़ रहे हैं वो शानदार पढ़ाई करें, और इसलिए पढ़ाई ना करें कि नौकरी करनी है, इसलिए पढ़ाई करें कि ज्ञान हासिल करना है, और नौकरी भी करनी है तो क्लास 1 की करनी है। सपने के साथ पढ़ाई करें, और जिस दिन आप इस सपने के साथ पढ़ाई करोगे तो छोटे छोटे सपने आपके अपने आप पूरे हो जाएंगे। सपना देखो, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करो। इसलिए मैं जो नौजवान राजनीति में आ गए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे कहूंगा अपने अंदर क्षमता पैदा करो, ज्ञान हासिल करो, किताबें पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ो, रोज अखबार पढ़ो, जानकारी रखो कि इकोनॉमिक्स में हम लोग कहां हैं। आपको पता होना चाहिए कि पर कैपिटल इनकम क्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके क्षेत्रों में कहां उद्योग धंधे लगने का प्लान बन रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना पैसा बजट सैंक्शन हुआ, किस काम के लिए, और वो कितना लगा है। आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। आपको जब जानकारी होगी तभी आप सवाल पूछ पाओगे ना, जानकारी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपसे फिर कहूंगा, जो निजी हित के लिए जुड़ेगा वो टिकेगा नहीं, और जो समाज के हित के लिए जुड़ेगा वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल सब सीधी बात। आपको मुझे मिलकर, और फिर ये सोचो मत करो इंतजार कि बाबा साहब वापस आएंगे, मत करो इंतजार कि कोई और वापस आएगा। बस ये समझ लो कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बड़ों का सपना पूरा करे। जब बाबा साहब ने जिम्मेदारी फूले साहब की अपने कंधों पे उठाई, और बाबा साहब की जिम्मेदारी काशीराम साहब ने कंधों पे उठाई, यहाँ के बहुत सारे नेताओं ने कंधों पे उठाई, पूरा नहीं कर पाए, तो मेरी आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम उनका असल औलाद है, हम उनके असल वंशज है, तो हमें उनके अधूरे सपने को पूरा करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये ऊपर वाले बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो भाई करने के लिए फिर वो क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। आप जानते हो, पार्लियामेंट हो या सड़क, मैं लगातार संवैधानिक व्यवस्था में रहकर लड़ाई को लड़ता हूं। यहां के कई एमएलए हैं, मुझे नाम लिख के दिया, इतने छोटे हैं, मैं इनका नाम भी लेना अपनी जबान से पसंद नहीं करता। ये जिनका एक एनसीपी के हैं, 2 बीजेपी के हैं, ये इतने छोटे हैं मेरे कद के आगे। ये मैं वो हूं जिन पे भारतीय जनता पार्टी के बराबर के टिकट है। समझ रहे हो? उनका तो अलायंस भी हो, कहीं मेरे पे बिना अलायंस के उनके बराबर, उनसे ज्यादा टिकट हैं। और ये वो हैं जिनका खुद का टिकट भी सुरक्षित नहीं है। इन पे मैं क्या बयान दूं? ये तो बयान भी इसलिए देते हैं कि ये इस तरह का माहौल बना के रखें कि अगली बार इनका टिकट विकट हो जाए और इनके विधायक बन जाए।
और किस दिन मेरी खोपड़ी घूमी और इधर हमारा आंदोलन काम होगा, इनको मैं पार्षद नहीं बनने दूंगा। कहां चक्कर में पड़ते हो आप लोग? ये इसीलिए बयान देते हैं, इनका और कुछ नहीं है। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये इसलिए बयान देते हैं इस तरह के सांप्रदायिक माहौल बनाने के कि इनको थोड़ा सा लोकप्रियता मिल जाए और मेरे जैसा कोई आदमी इनका मिल जाए तो इनका नाम ले तो पूरे देश में इनका नाम हो जाए। इन बकरियों का नाम लेके मैं काहे को अपने आप को कर। आप समझो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ये आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेंगे और ये चाहेंगे कि आप इसी तरह के प्रयासों में फंसे रहे हो, लेकिन ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि इस देश में वही लोग पॉलिसी बना सकते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पे काबिज है। अगर आप एक वोट से भी हार गए तो बाहर बैठोगे और बाहर बैठ के आप पॉलिसी नहीं बना सकते। आप तो घुस भी नहीं सकते विधानसभाओं में, लोकसभाओं में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको आज नहीं तो कल शक्ति बनानी पड़ेगी और शक्ति बना के ही आप एक से एक शानदार पॉलिसी बना के, जैसे एक पॉलिसी बन जाए कि 0 फीस पे एडमिशन होगा, गरीब परिवारों के बच्चों का 0 फीस पे एडमिशन होगा, कमजोर वर्गों के बच्चों का 0 फीस पे एडमिशन होगा। और मैं आपको लिख के देता हूं, जिनके अंदर आगे बढ़ने की आग होगी वो दिन रात एक करके लगा देंगे और इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जाओगे कि ये जो लोग बयान देते हैं ना, ये उनको देखने के लिए भी ऐसे सिर आंखें ऊंची किया करेंगे। धन्यवाद दो बाबा साहब अंबेडकर का कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है और संविधान में ऐसा ब्लूप्रिंट बना के गए हैं। एक साथी जो ये सीटी बजा रहा है, कहां है ये महापुरुष? कौन है, जरा इसको खड़ा करना। चलो छोड़ो, अब वो बजाएगा नहीं। आप ये सोचो, अब उससे पूछो कि मेरी बात पे सीटी बजा के उसका काम आगे बढ़ जाएगा या मेहनत करने से आगे बढ़ेगा? समझे हो नहीं समझे हो? देखो मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूं, और ये एक अच्छा माहौल है कि हम लोग बात कर रहे हैं। जब अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, बहुत गंभीरता सुनना, आपके जीवन का हिस्सा रहा है ये पार्ट। जब अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहा होता है और जो बच्चे इस तरह का काम करते हैं, सीटी बजाने का, इधर उधर देखने का, झांकने का, आपस में बात करने का, तो मास्टर तो अपनी बात को, अध्यापक तो पढ़ा के निकल जाता है ये सोच के कि भाई मैंने पढ़ा दिया। कुछ बच्चे गंभीर होकर पढ़ते भी हैं, लगातार पढ़ते हैं। वही बच्चे प्रथम अंक प्राप्त करते हैं पूरे कॉलेज में, पूरी यूनिवर्सिटी में। और जो इस लेवल के बच्चे होते हैं, इधर सीटी बजाना, उधर देखना, इधर झांकना, उधर करना, तो जब पेपर में आता ना वो क्वेश्चन, तो भी वो इसी हाल में होते हैं। तो तब तो कोई किसी की मदद ही नहीं कर पाता, क्योंकि सब लोग अपने अपने उसमें लगे, सबको पास होना है। तो उनका रिजल्ट क्या आता है? क्या आता है रिजल्ट उनका? फिर वो घर जाकर कहते हैं कि मास्टर खराब था, मास्टर ने अच्छे नंबर नहीं दिए। मास्टर अच्छे क्या नंबर है, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना। तो बाबा साहब ने तो संविधान में ब्लूप्रिंट बना दिया और आपको ताकत दे दी। और पूरी व्यवस्था, आप ये भी देखो, पूरी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन करता है। पूरी व्यवस्था, आपका पोलिंग बूथ बनाता है, आपकी वोटर लिस्ट बनाता है, घर घर पर्ची भेजता है। आपका काम जाके है सिर्फ बटन दबाना, मोहर लगाना। अगर सोचो आपसे कह दिया जाता कि भाई बूथ बनाने के पैसे आपको देने हैं, जो पुलिस सुरक्षा कर्मी लगे उनकी तनख्वाह आपको, उनके वेतन आपको देना, तो आप कहते हैं हमें गिरनी नहीं है वोट। समझे नहीं समझे? ये संवैधानिक प्रावधान इतना शानदार है, इतना अच्छा प्रावधान किया है कि सारी ताकत आपके हाथ में दे दी है। इस तरह से विकेंद्रीकरण किया है संविधान के जरिए कि जनता के हाथ में ताकत दे दी। अब जनता अगर अपने दुखों से मुक्ति चाहती नहीं और वो चुनाव के समय चंद पैसे लेके मिठाई में, शराब में अपनी वोट को बेच देती है, तो फिर उनके बच्चों का भविष्य भी वो बेची देती है। फिर आप ये मत समझो कि कुछ बदलाव होने वाला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो नया ट्रेंड आया है देश की राजनीति में चुनाव से पहले कि महिलाओं को 2000 रुपए मिलेंगे, महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, महिलाओं को 3000 रुपए मिलेंगे, उनके खाते में आएंगे, किसानों को, ये क्या है? ये असल में वोट को खरीदने के लिए, आपके स्वाभिमान को खरीदने के लिए सरकारों की तैयारी है। क्योंकि सरकार ये जान गई है कि गरीब लोगों की असल दिक्कत सत्ता नहीं है, क्योंकि उनको सत्ता के बारे में तो पता ही नहीं। उनके पढ़े लिखे लोग नहीं जानते तो गरीब क्या जानता है? तो उनकी सबसे जरूरी है, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान, और उनके लिए चाहिए पैसे। तो आप उनको सीधे पैसे भेज दो तो वो गुलामों की तरह में वोट करते रहेंगे। ये नया ट्रेंड आया है आपकी वोट को खरीदने का। क्योंकि पहले तो रात के अंधेरे में वोट को खरीदा जाता था, चुपचाप कोई आता था कि पैसे ले लो हमें वोट दे देना। अब वो ट्रेंड बदल गया है। अब ये वो कहते हैं ना, सरकार हमारी कहती है कि अब ये वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको,
डिजिटल हो गया है। ये डिजिटल वोट खरीदारी हो गई है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो पैसा फेंके तमाशा देख रहे हैं, लेकिन आप तो स्वाभिमानी लोग हैं। आपको तो समझना चाहिए कि इस पैसे से हमारा भला नहीं हो सकता। ये पैसा हमारी गुलामी से मुक्ति के लिए थोड़ा दिया जा रहा है। ये पैसा हमें कमजोर करने के लिए और हमारी ताकत ना बन जाए इसलिए दिया जा रहा है। इसलिए फिर आप कहते हो कि हमारी साहब हमारी जमीन छीन ली। अभी एक मेरे पास लेटर आया था, यही है 100 कुछ बीघे जमीन है। ये नीचे वाला ये वाला बड़ी फाइल लाओ। 130 बीघे जमीन है, 400 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। नागपुर में आरक्षित जगह पे 130 एकड़ भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पार्क बनाने हेतु आवेदन। 400 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। मैंने सुना कितने दिन से है? 380 दिन से आंदोलन कर रहे हैं 130 एकड़ भूमि के लिए। ठीक है, अब देखो 380 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और अभी वो माता जी मुझसे मिली थी, ताई मुझसे कह रही थी, आई बोली भैया अगर 6 महीने में नहीं बना चंद्रशेखर तो मैं यहीं वो कर दूंगी, शरीर त्याग दूंगी, बोली मुझसे। तो हमने कहा अम्मा काहे को जरूरत है। आप समझो 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया। इस 1 साल अगर हम लग के मेहनत कर लें तो ये नगर निगम के अंडर आता है? महानगर पालिका में। तो अगर हम 1 साल मेहनत कर लें, अभी तो 1 साल का समय बचा नहीं है, तो महानगर पालिका में नीला झंडा लहर जाएगा और बाबा साहब का सिंबल वहां रखा जाएगा और फिर कोई भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। एक आवेदन दे देना तो अगले दिन जो है महानगर पालिका उसको जो है प्रस्ताव बना के पास कर देगी, आपका काम हो जाएगा। आप समझे ना, हम मुश्किल रास्ता इख्तियार करते हैं, आसान रास्ता इख्तियार नहीं करते। अगर हम आसान रास्ते पे चल पड़े तो वो दिन दूर नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, किसी भी समाज का नेतृत्व उस समाज का पढ़ा लिखा तबका करता है और पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि उस समाज को सही रास्ते पे लेकर चलें, क्योंकि वो ही जानते हैं कि देश प्रदेश में क्या चल रहा है, बाकी बहुत बड़े समाज को नहीं पता है। तो पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गांव में लौटे, लोगों को समझाएं, बस्तियों में जाएं, लोगों को जागरूक करें और लोगों को समझाएं कि किस रास्ते से हमारी मुक्ति होगी और किस रास्ते से हम गड्ढे में गिरेंगे। जब तक पढ़े लिखे लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे, और इसलिए प्रभुजन सम्मेलन बुलाना पड़ा, पढ़े लिखे लोगों को बुलाना पड़ा, कर्मचारी अधिकारियों को बुलाना पड़ा, यही बताने के लिए, यही याद दिलाने के लिए कि अगर आज वो इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं तो इसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपने और अपने बच्चों का जीवन कुर्बान कर दिया। उनके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को उन्हें उतारना है, इसी जन्म में उतारना है, इसी जीवन में उतारना है, और जब तक कुर्सी पे बैठे तभी उतारने का काम करें, क्योंकि जिस दिन आप कुर्सी से हट गए आप इस लायक नहीं रहेंगे कि आप समाज के किसी काम आ सके। इसलिए कुर्सी पे बैठे उतारने का काम करें और समाज का हाथ पकड़ने का काम करें, समाज के बीच जाने का काम करें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का काम करें। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, ऐसे मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। ऐसे नहीं, अभी हाथ उठाओ, मैं बताऊंगा पहले क्या करना है। ऐसे दोनों हाथ उठाओ और ऐसे मुट्ठी बंद करो। मैं पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, असल में, और उनमें भी ज्यादा यूट्यूबर भाइयों का धन्यवाद देता हूं। इन्होंने नया मीडिया खड़ा कर दिया एक, आजकल तो इनकी खबर उठा के मीडिया चलाने लगी है। ठीक है, दोनों हाथ उठाओ ऐसे मजबूती से, बहादुर योद्धाओं की तरह दिखने चाहिए, हाथ ऐसे मजबूत। मैं देख रहा हूं किसने नहीं उठा रखा, बस ये देख रहा हूं, ये आगे वाले लोगों ने नहीं उठा रखा। जो अग्रिम पंक्ति में है, अगर वही नहीं पहरा देंगे तो फिर पिछली पंक्ति वाले क्या करेंगे? वो आपको देख के वो भी पहरा कम कर देंगे। तो दोनों हाथ उठा के और संकल्प करो कि हम अपने महापुरुषों के, बोलो मेरे साथ, हम अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करने का आज के दिन संकल्प लेते हैं। हम इसी जीवन में
जो कर्ज हमारे ऊपर है उसे उतारने का काम करेंगे। अपने गरीब कमजोर समाज का हाथ पकड़ने का काम करेंगे। उनके आंसू पूछने का काम करेंगे। उनकी आवाज बनने का काम करेंगे। उनके सपना पूरा कराने में मदद कराएंगे। हम औरों की तरह उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, उनसे नाता नहीं तोड़ेंगे, उनको कमजोर नहीं होने देंगे। अब हाथ नीचे करो। पेन वेन तो नहीं हुआ है? हाँ, वो कहते ना जिसको जो आदत नहीं होती उससे वो काम लोगे तो उसको समझ ही नहीं आता है। अब पता नहीं आपके मन में ये आदत है नहीं ऐसे मुट्ठी बंद करने की। चलो फिर एक और बार मुट्ठी बंद करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, हमारे महापुरुष जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांचा। ज्यादा दिन रह गया मैं इधर तो मराठी जाऊंगा सीख। जब मैं मराठी सीख के उधर जाया करूंगा, जब मराठी सीख के उधर जाया करूंगा तो वो कहा करेंगे क्या तो हमें महाराष्ट्र ले चलो या फिर आप हिंदी बोल लिया करो। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ खड़ा हो जाऊं। आपने इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, इतनी बड़ी संख्या में आप आए। जिन लोगों ने आयोजन किया उनको बहुत बहुत साधुवाद। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, बहुत महत्वपूर्ण चीज रह गई है। जल्दी से रुक जाइए। कान इधर लाइए, कान खोल के सुनिए, कान इधर लाइए। यहां से जाके काम करोगे नहीं करोगे बताओ? घर से निकल के संगठन को मजबूत करोगे नहीं करोगे बताओ? इस बार के लोकल बॉडी चुनाव में अपनी ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? अपने बीच के पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? पैसे और प्रभाव के चक्कर में झुकोगे तो नहीं? एक अंबेडकरवादी को ताकत देके वहां आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। अनुशासन का पालन कीजिए। स्टेज पे आने की कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। स्टेज पे कोई ना आए, अपनी अपनी जगह सभी विराजमान हो। संदीप मेश्राम, नागपुर जिला अध्यक्ष। माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, इनका क्रांतिकारी प्रबोधन आपने सुना। उनके विचारों से महाराष्ट्र में आप सत्ताधारी बनेंगे, हम बनेंगे। और आजाद समाज पार्टी कांशीराम, नागपुर जिला के अध्यक्ष संदीप मेश्राम ये कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करेंगे। आज 14 अक्टूबर सभी सम्मानित साथियों से विनंती है कि कृपया करके स्टेज पे मत आइए। सम्मानित साथियों, स्टेज पे मत आइए। हेलो, कृपया करके